हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोग जान रहे हैं कि हमारा YouTube चैनल आपके लिए स्पेशल लेखपाल परीक्षा के लिए जनरल साइंस और मैथ की क्लास अपडेट करा रहा है। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ने का प्रयास करिए। इसी अगले क्लास में की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगले क्लास में चैप्टर आगे पीछे हम लोगों ने पढ़ा प्लास्टिक के बारे में, बहुलीकरण पढ़ा था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, रबड़। एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, रबड़ की तरफ। यहाँ रबड़ के बारे में कहा जा रहा है कि जो रबड़ होता है दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक रबड़, दो तरह के रबड़, प्राकृतिक और दूसरा है संश्लिष्ट। प्राकृतिक और दूसरा संश्लिष्ट, मतलब इसको बोलते हैं संश्लेषित रबड़। प्राकृतिक एवं संश्लेषित रबड़। तो प्राकृतिक रबड़ की बात करें तो प्राकृतिक रबड़ है नियोप्रीन। प्राकृतिक रबड़ है, क्या है? नियोप्रीन। नियोप्रीन एक प्राकृतिक रबड़ है। जो प्राकृतिक रबड़ है, ये कह रहा है कि प्राकृतिक रबड़ जो है नियोप्रीन का बहुलक है। नियोप्रीन का बहुलक है और यह थर्मोप्लास्टिक है। क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा कि थर्मोप्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक है जो गर्म करने पर मुलायम हो जाता है, फिर ठंडा करने पर कठोर हो जाता है, और यह प्रक्रिया बार बार जो है हम उस थर्मोप्लास्टिक में कर सकते हैं। तो इस तरीके से नियोप्रीन जो एक प्राकृतिक रबड़ है जो कि बहुलक है, कहा गया थर्मोप्लास्टिक, मतलब कि यह थर्मोप्लास्टिक जो होगा मुलायम होगा। तो इसको कठोर बनाने के लिए थर्मोप्लास्टिक को कैसे कठोर बनाया जाएगा, मीन्स नियोप्रीन को, प्राकृतिक रबड़ को कैसे कठोर बनाया जाएगा, तो कहा गया कि इसमें कार्बन मिलाकर कठोर कर देंगे। कार्बन मिलाकर कठोर कर देते हैं। किसको? प्राकृतिक रबड़ को। प्राकृतिक रबड़ को कार्बन मिलाकर क्या कर देंगे? कठोर कर देंगे। प्राकृतिक रबड़ के बारे में बात की जाए तो जो ये प्राकृतिक रबड़ है, ये कहा गया कार्बन सल्फाइड में घुल जाता है। मतलब नियोप्रीन जो होता है एक कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। कौन? नियोप्रीन कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है, नियोप्रीन। फिर दूसरी चीज इसमें कहा गया है कि प्राकृतिक रबड़ में को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करें तो ये प्रक्रिया कहलाएगी बल्कनीकरण। मतलब बल्कनीकरण की जो प्रक्रिया होगी, जब इसमें प्राकृतिक रबड़ में सल्फर मिला देंगे, प्राकृतिक रबड़ में सल्फर मिलाकर गर्म करें। प्राकृतिक रबड़ प्लस सल्फर क्या किया जाए? गर्म किया जाए। सल्फर को गर्म करने पर प्राकृतिक रबड़, मतलब ये जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? वल्कनीकरण कहलाएगी। ठीक है। तो ये रबड़, प्राकृतिक रबड़ के बारे में कुछ जानकारी थी कि जो प्राकृतिक रबड़ है नियोप्रीन का बहुलक है। ये थर्मोप्लास्टिक होता है। थर्मोप्लास्टिक जानते ही हैं कि थर्मोप्लास्टिक को बार बार गर्म किया जा सकता है, ठंडा करके उसको दूसरे रूप में
ढाला जा सकता है। फिर कहा गया है कि थर्मोप्लास्टिक होने के कारण मुलायम होता है, तो इसमें कार्बन मिलाकर जो है इसको हम लोग कठोर कर देते हैं। अगली चीज प्राकृतिक रबड़ के बारे में है कि कार्बन डाइसल्फाइड में प्राकृतिक रबड़ घुल जाता है। कार्बन डाइसल्फाइड में प्राकृतिक रबड़ घुल जाता है। फिर कहा गया कि यदि प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वल्कनीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। समझे भाई? तो क्लास आपकी रेगुलर अपडेट रहेगी, डेली कुछ ना कुछ नए क्लास आपको दिए जाएंगे। इस साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी बताइए कि अतुल पांडे यूपी लेखपाल स्पेशल की क्लास पे जनरल साइंस और जनरल मैथ की पूरी क्लास, फ्री क्लासेस, डेली वीडियो रिकॉर्डिंग दी जा रही है। आप उसको डेली अपडेट करते रहिए। इसका यदि प्रयोग करें तो ये वल्कनीकरण की जो प्रक्रिया होती है ये कहा गया दस्ताना। वल्कनीकरण की प्रक्रिया दस्ताना या फिर रबड़ बैंड, दस्ताना या फिर रबड़ बैंड बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वल्कनीकरण का ये प्रक्रिया दस्ताना या रबड़ बैंड बनाकर किया जाता है। यहाँ देखिए, जब प्राकृतिक रबड़ मुलायम था तो कार्बन मिलाकर कठोर कर दिया गया, तो इसी कठोर करने के बाद ही इस रबड़ का प्रयोग जो है टायर बनाने में होता है। ठीक है, टायर बनाने में, ट्यूब बनाने में, टायर या ट्यूब बनाने में जो है किया जाता है। तो ये जानकारी थी प्राकृतिक रबड़ की। आगे हम लोग संश्लिष्ट रबड़ के बारे में पढ़ते हैं। संश्लेषित रबड़, तो संश्लिष्ट रबड़ है एक आपका, संश्लिष्ट रबड़ जो है, पहले संश्लिष्ट रबड़ की बात करें तो है नियोप्रीन। एक चीज, एक गलती हो गई, यहाँ देखिएगा प्राकृतिक रबड़ जो है उल्टा बता दिया गया। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन, प्राकृतिक रबड़ क्या है? आइसोप्रीन है। और ये जो है क्या है? आइसोप्रीन, ये है नियोप्रीन। गलती हो गई, क्षमा चाहेंगे। नियोप्रीन, नियोप्रीन, नियोप्रीन जो है ये कह रहा है 2-क्लोरो-डाई-ब्यूटाइल, 2-क्लोरो-ब्यूटाइन, 2-क्लोरो-ब्यूटाइन का बहुलक है। नियोप्रीन जो है 2-क्लोरो-ब्यूटाइन का बहुलक होता है। 2-क्लोरो-ब्यूटाइन का बहुलक है कौन? नियोप्रीन। नियोप्रीन 2-क्लोरो-ब्यूटाइन का बहुलक होता है, बहुलीकरण से जो है बनता है। इसके नियोप्रीन ज्यादा ना कुछ जानते, बस जानते हैं कि किसका बहुलक है, तो बहुलक 2-क्लोरो-ब्यूटाइन का बहुलक है। इसका प्रयोग जो है इंसुलेटिंग मटेरियल, विद्युत रेधी, इंसुलेटिंग मटेरियल, विद्युत रेधी, इंसुलेटिंग मटेरियल बनाने में, इंसुलेटिंग मटेरियल में मतलब जो विद्युत तार के ऊपर जो रबड़ लगाया जाता है, इंसुलेटिंग मटेरियल, या फिर कन्वेयर बेल्ट बनाने में, कन्वेयर बेल्ट में। कन्वेयर बेल्ट का काम क्या है कि जो खनिज तेल ले जाने वाले पाइप होते हैं, खनिज तेल ले जाने वाले पाइप होते हैं, उनको बनाने के लिए इस नियोप्रीन रबड़ का प्रयोग किया जाता है। इंसुलेटिंग मटेरियल, और दूसरा क्या है? कन्वेयर बेल्ट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर अगले रबड़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला रबड़ है थाइकाल, संश्लेषित रबड़, थाइकाल। संश्लेषित रबड़ क्या है? थाइकाल। ये जो थाइकाल है, थाइकाल डाइक्लोरोएथेन, थाइकाल डाइक्लोरोएथेन और पॉलीसल्फाइड, पॉलीसल्फाइड। ठीक, थाइकाल जो है डाइक्लोरो एसिड और पॉलीसल्फाइड की प्रतिक्रिया से तैयार किया जाता है, की प्रतिक्रिया से
की प्रतिक्रिया से थाइकाल बनता है। मतलब ये भी क्या है, ये सभी बहुलक हैं, प्राकृतिक रबड़ हो चाहे संश्लेषित रबड़ है, बहुलक है। बहुलक के बारे में आपको पिछली वीडियो में बताया गया था बहुलीकरण क्या होता है। तो बहुलीकरण के बारे में हमने आपको ये कहा कि जब एक तरह के अणु, एक से अधिक अणु आपस में जुड़ के एक बड़ा अणु बनाते हैं, बड़े अणु का यौगिक, एक ऐसा यौगिक बनाते हैं जिसका अणु बड़ा हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, बहुलीकरण कहलाता है। इसको बोलते हैं पॉलीमर। जो अणु जुड़ते हैं उसमें वो कहलाते हैं मोनोमर, और जो उत्पाद बनता है वो क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है, मीन्स पॉलीमर कहलाता है। ये बहुलीकरण के बारे में बहुलीकरण वाली वीडियो में होगा, देख लीजिएगा आप लोग, पीछे वीडियो को देखते रहिए, अंत तक वीडियो को देखने का प्रयास करिए। बहुत सारे प्रश्न छोटे छोटे लोग होते हैं कि बस स्टार्टिंग छोड़ के देख लिया, नहीं सर कुछ नहीं, अच्छा पढ़ाई हो गया काम। तो अंत तक वीडियो को देखिए, आपको बहुत सारी चीजें नॉलेज की मिलेंगी, और उसको आप गेन करिए, जो है अपने मित्रों से शेयर करिए। बताइए कि अतुल पांडे यूट्यूब चैनल पे लेखपाल परीक्षा के लिए जनरल साइंस और मैथ की क्लास चल रही है। तो ये थाइकाल जो है डाइक्लोरोएथेन और पॉलीसल्फाइड की प्रतिक्रिया से बनाया जाता है। एक आ रहा है कि थाइकाल रबड़ का प्रयोग थाइकाल रबड़ में ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायन को मिलाकर ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायन को मिलाकर ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों को मिलाकर रॉकेट में ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। रॉकेट में ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। रॉकेट में ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका थाइकाल का प्रयोग है। रॉकेट इंजनों में जो है ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लियर? आगे बात में एक छोटा टॉपिक रबड़ का था। प्राकृतिक रबड़, संश्लेषित रबड़, आइसोप्रीन जो है प्राकृतिक रबड़ है, नियोप्रीन और थाइकाल क्या है, संश्लेषित रबड़ है। सभी क्या है, बहुलीकरण है, बहुलक है जितने भी रबड़ है। ठीक, तो आगे एक दूसरा टॉपिक लेते हैं आज। ठीक है, दूसरे टॉपिक में पढ़ते हैं ग्लास, कांच की तरफ, जो है ग्लास, कांच की तरफ बढ़ते हैं। कांच क्या है? मित्रों, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, शेयर करिए। हमारे यूट्यूब चैनल अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों मित्रों को जोड़िए। पूरी सिलेबस आपको लेखपाल की पढ़ाई जाएगी, मैथ की या फिर जनरल साइंस की। चलिए अगले क्लास की तरफ। अगले पॉइंट, कांच। कांच जो होता है, कांच के बारे में हम लोग जानते हैं कि धातु के सिलिकेटों का मिश्रण होता है। धातु के सिलिकेटों का मिश्रण है। धातु सिलिकेटों का मिश्रण, धातु सिलिकेटों का क्या होता है, मिश्रण होता है। दूसरी चीज, कांच के बारे में करें तो ये गुण इसके सभी लोग जानते हैं कि पारदर्शी होता है। कांच क्या होता है, पारदर्शी होता है। पारदर्शी होने के कारण इसका प्रयोग प्रकाशिक यंत्र या फिर लेंस में प्रयोग किया जाता है। कांच का प्रयोग प्रकाशिक यंत्र या फिर लेंस में प्रयोग
किया जाता है पारदर्शी गुण होने के कारण। पारदर्शी गुण होने के कारण जो है इसका प्रयोग प्रकाशिक यंत्र या लेंस में करते हैं। ये कांच कोई यौगिक नहीं है। कहा जाए कि कांच यौगिक है तो कांच यौगिक नहीं है। ये जानकारी है कि कांच यौगिक नहीं है। ठीक, कांच साधारण कांच की बात करें तो साधारण कांच जो होता है वो सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण है। जो है साधारण कांच जो है सिलिका, सोडियम सिलिकेट या फिर कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण है। यहाँ अगली चीज जो है कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है कांच का। निश्चित या बोल रहे इसको अनिश्चित गलनांक है इसका। अनिश्चित गलनांक है इसका कांच का। कांच का अनिश्चित गलनांक है। ठीक, क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है। क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है इसकी कांच की। क्रिस्टलीय संरचना नहीं है इसके पास। कांच की जो है क्रिस्टलीय संरचना नहीं है। इसे कांच को एक कहे तो अतिशीतित द्रव कहते हैं। अतिशीतित द्रव कहते हैं। अतिशीतित द्रव कहते हैं कांच को। कांच को क्या कहते हैं? अतिशीतित द्रव। क्यों कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं? समझिएगा, कांच को अतिशीतित द्रव इसलिए कहते हैं कि इसको गर्म करने पर या द्रव में बदलकर बहने लगता है। ठीक है, गर्म करने पर नरम हो जाएगा और नरम होकर क्या होगा? द्रव में बदलकर बहने लगता है। ठीक, तो मतलब कि यही है कि कांच को यहाँ ठोस न कहकर क्या करेंगे? अतिशीतित द्रव कहेंगे। इस गुण के कारण कि जब गर्म किए तो हल्का होकर द्रव में बदल के बहने का गुण होता है इसका, ठोस में न रह के ये द्रव में बदल जाता है। इस कारण इसको बोला जाता है क्या? अतिशीतित द्रव कहते हैं। ठीक है, तो कांच के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी थी कि सिलिकेटों का मिश्रण है, पारदर्शी होता है। पारदर्शी होने के कारण इसका प्रयोग प्रकाशिक यंत्र या फिर लेंस में किया जाता है। यौगिक नहीं है, अनिश्चित गलनांक होता है, क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है, इसे अतिशीतित द्रव कहते हैं। अब हम लोग कांच के प्रकार की बात करते हैं। तो कांच के प्रकार की यदि बात करें तो पहला कांच है साधारण या मृदु कांच। साधारण या मृदु कांच। तो जो साधारण या मृदु कांच होता है ये कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट प्लस चूना पत्थर, कैल्शियम ऑक्साइड और रेत से मिलाकर बनाया जाता है साधारण कांच या मृदु कांच। साधारण कांच या मृदु कांच जो होता है वो चूना है, कैल्शियम, सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत से मिलाकर बनाया जाता है। फिर इसके बाद साधारण कांच की बात करें, इसके बाद है कठोर। कठोर कांच, ग्लास, कठोर कांच। तो कठोर कांच की बात करें तो ये जो कठोर कांच होता है ये पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस क्या होता है? रेत का मिश्रण होता है कठोर कांच। ठीक, इन दोनों के प्रयोग की बात करें, कठोर कांच या फिर मृदु कांच, तो इसका प्रयोग जो होता है वो परख नली बनाने में होता है। किसमें होता है इसका प्रयोग? परख नली में। फ्लास्क बनाने में होता है, मतलब प्रयोगशाला संबंधी उपकरण। प्रयोगशाला संबंधी उपकरण जो बनते हैं वो साधारण कांच या मृदु कांच या फिर कठोर कांच के बनाए जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर यदि बात करें तो ये एक तरह से मृदु कांच जो है वो खिड़की के शीशे बनाने में प्रयोग किया जाता है। मृदु कांच का प्रयोग खिड़की के
शीशे बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्या है? मृदु कांच का प्रयोग खिड़की के शीशे बनाने में प्रयोग किया जाता है, मृदु कांच। फिर इसके बाद आती है बात फ्लिंट कांच या प्रकाशिक कांच। अगला क्या है? फ्लिंट कांच या प्रकाशिक कांच। प्रकाश यंत्र बनाने में फ्लिंट कांच या प्रकाशिक कांच में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट A2CO3, बोरिक एसिड और बोरिक एसिड के साथ इसमें सिलिका के मिश्रण को गर्म किया जाता है। सिलिका के मिश्रण को मिलाकर सिलिका के मिश्रण को गर्म करने पर सिलिका के मिश्रण को गर्म करने पर बनता है क्या? फ्लिंट कांच या प्रकाशिक कांच। तो ये तीन तरह के कांच, साधारण या मृदु कांच, सोडियम कार्बोनेट चूना पत्थर रेत के मिश्रण से, कठोर कांच पोटेशियम कार्बोनेट चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से बनाया जाता है। प्रयोग की बात है तो प्रयोगशाला संबंधी उपकरण बनाने में परख नली, फ्लास्क, बोतल, ठीक है। या फिर यहाँ एक मृदु कांच की बात करें तो मृदु कांच का उपयोग खिड़की के शीशे बनाने में किया जाता है। फिर फ्लिंट कांच या प्रकाशिक कांच जो है सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड और सिलिका के मिश्रण को गर्म करने पर जो है फ्लिंट कांच या प्रकाशिक कांच बनाया जाता है। अब नाम से पता है कि फ्लिंट प्रकाशिक कांच है, इसका मतलब प्रकाश यंत्रों के उपकरण बनाने में इस प्रकाशिक कांच का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। चश्मों के लेंस बनाने में इस प्रकाशिक कांच का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? इतनी बात आई समझ में। अब इसी से संबंधित एक तथ्य देखते हैं कि धूप के चश्मे की बात करते हैं। पहले के समय में धूप के चश्मे में आज के नहीं, आज तो फोटोग्राफिक धूप के चश्मे बन रहे हैं, ठीक है। आज जो है फोटोग्राफिक धूप के चश्मे बन रहे हैं, ठीक है।